तो हमने जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में मुगल एम्पायर को पूरा पढ़ लिया, यानी कि हमने मेडिवल को भी साथ में कवर अप करके चल रहे हैं। रीजनल स्टेट्स हमारी कवर हो गई सारी की सारी। एक रीजनल स्टेट अभी बाकी बचती है, मतलब वो पढ़नी है अफगान। अफगान हम पढ़ेंगे अफगान वॉर्स के साथ, तो वहीं पर उसकी कहानी मैं आपको बता दूंगा। यूरोपियंस किस तरह से भारत में आए वो हमने कवर कर दिया, इसमें हमने यूरोपियंस को भी कवर किया, प्लस साथ में हमने जो है वो पर्शियन इन्वेजन जो हुए थे उनको भी कवर कर दिया। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज। ये कैसे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे जितने भी जो यूरोपियंस थे उनको सबको एलिमिनेट करके जो है वो खुद जो है वो रूल करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जो फेज अब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम 1765 से लेकर 1857 तक का पूरी की पूरी जो है वो इतिहास इसके बीच में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम वेरियस इवेंट्स को पढ़ेंगे, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्लस साथ में यहाँ पर हम पर्सनैलिटीज़ को भी पढ़ेंगे। पर्सनैलिटीज़ में भी अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, दादा भाई नरोजे, इन सबको हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ तक मतलब इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये सब हम पूरा हमारा टारगेट रहेगा कि 1765 से लेकर जो है वो पूरा 1857 तक के बीच मतलब बीच में जितने भी इवेंट। सबसे पहला मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पढ़ के आना, वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जो है वो कामयाब हुई, क्यों सक्सेसफुल हुई वो बाकी सब प्लेयर्स को एलिमिनेट करने में। जल्दी जल्दी मुझे सब जो है वो दो दो पॉइंट्स बताओ। जो ईस्ट इंडिया जो एक सक्सेसफुल हुई सारे प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए, और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल शुरू कर देती है। फ्रांस को उन्होंने बाहर कर दिया, ठीक है, डच उन्होंने बाहर कर दिए, इवन रीजनल स्टेट्स को उन्होंने जो है वो डिफीट करना शुरू कर दिया। 1803 में उन्होंने मुगल एम्परर को पेंशन दे दी। तो ऐसा क्या कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर जो है वो एक वन प्लेयर जो है वो लेफ्ट बचती है पूरे के पूरे बाकी सबको एलिमिनेट करके। जल्दी से मुझे पॉइंट्स बताओ, फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं विभोर के साथ। विभोर, आपके दो पॉइंट्स जल्दी। बाकी सब पॉइंट सर सोच लो उतनी देर। क्या हो सकता है? क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो, आपको क्या लगता है जितना अभी तक आप पढ़े हो, आपको क्या लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जो है वो कामयाब हुई बाकी सबको एलिमिनेट करने के लिए, और एलिमिनेट करने में, प्लस साथ में जो है यहाँ से क्या जो है वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी कि उनके इनिशिएटिव्स थे जिसके थ्रू वो इतने कामयाब रहे। सर मुझे तो एक वो लगता है सर, एक तो सर इनको शायद वो गोल्डन फरमान मिल गया था, उस वजह से ओके, हो सकता है। गोल्डन फरमान, ठीक है, ओके, एक पॉइंट आपका, चलो हम इसको और मार्क सर एक करते हैं। वो बॉम्बे इनको 1662 में जो डोरी में मिला था, वो हो ओके, सकता है। दैट मीन्स इनके पास जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आ गई थी। एक तो पहला गोल्डन फरमान जिसकी वजह से जो है वो राइज हुआ, और दूसरा ये हो गया कि बॉम्बे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल गई। ठीक है, और कोई पॉइंट्स बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। सर रुडाली मैम आपकी बारी। इनको जो डच थे उनको इंडोनेशिया में ही वो कर दिया था, मतलब वैसे। ठीक है, जो डच थे उनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया था इंडोनेशिया की तरफ। ओके, और बताओ पॉइंट्स। हरलीन मैम आप बताओ। सर इंडिया बहुत सारे जैसे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड थी, प्रिंसली स्टेट्स थे इतने ठीक सारे, है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे। तो इस चीज का ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा फायदा उठा के मतलब अपनी प्रेजेंस दिखाई पॉलिटिकली। वो एक तो रीजन हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट धीरे धीरे बाकी सब सब्सिडाइज होते हैं और इन्होंने राइज किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट। सर बाकी जैसे ट्रीटीज की मतलब की वजह से बहुत सारे जल्दी बताओ, ट्रीटीज पॉलिसीज। चेतना मैम। सर डिप्लोमेटिक स्किल्स, सब्सिडारी अलायंस, रिंग फेंस पॉलिसीज, इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स अच्छी थी।
और दूसरा उस टाइम पे इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था, तो जो रूलर्स थे उनके एरियाज जो थे वो अपने आप को ही देखते थे, इंडिया लेवल पे नेशनलिज्म की कोई बात नहीं होती थी। ओके, तो दैट मीन्स उस टाइम पे कहीं ना कहीं रीजनलिज्म भी था। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो यह है कि इनके पास आर्मी बहुत सुपेरियर थी। नेवल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत अच्छी थी। फाइनेंसिस मतलब इनके पास फंडिंग के लिए जो है वो बहुत अच्छा बैकअप था। अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या फाइनेंसिस की ज़रूरत है, और फाइनेंसिस जो है वो कंपनी को बहुत अच्छे मिलते थे। और बंगाल को टेक ओवर करने के बाद, बंगाल की इकोनॉमी पर कंट्रोल करने के बाद तो फाइनेंसिस पर और ज़्यादा कंट्रोल हो गया, और ज़्यादा जो है वो फाइनेंसिस यानी कि जो है वो पैसा जो है वो ईजिली जो है वो मिलने लगा। तो ये जो है वो मेन कारण है। दूसरा, इनके पास आर्मी जो है वो मॉडर्नाइज्ड थी बहुत ज़्यादा। थर्ड रीज़न ये है कि जैसे जो डिप्लोमेटिक टॉक्स की और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल डिवाइड एंड रूल, इन्होंने मराठा को निज़ाम से लड़वा दिया, ठीक है, मराठा को मैसूर से लड़वा दिया। तो और साथ में बाद में देखते हैं हम, तो बाद में भी जो है वो कॉमनल जो है वो राइट्स, कॉमनल जो है क्लैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी इनकी, उसके थ्रू भी जो है उन्हें हेल्प मिली। प्लस जो अदर पावर्स थी, जो अदर पावर्स में अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस जो थी वो एक सरकारी कंपनी थी, मतलब वो सरकार के थ्रू जो है वो चलती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, तो डिसीजंस वगैरह लेने के लिए इन्हें जो है वो फ्रांस में, इंग्लैंड में नहीं पूछना पड़ता था, अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत अच्छे थे, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग थी एज कम्पेयर टू काउंटर पार्ट। लाइक फ्रांस के पास भी अच्छे थे, लेकिन एक दो थे, ज़्यादा नहीं थे। वैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में भी लीडर्स अच्छे थे, नो डाउट, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ठीक है, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव, लेकिन इनके पास बैकअप ऑप्शन नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बैकअप ऑप्शन इतने अच्छे थे कि जिसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर एक पर्सनैलिटी नहीं है तो दूसरा उसको रिप्लेस करके अच्छे से जो है वो मैनेज कर रहा था। और यहाँ पर जो सिलेक्शन थी, जो ऑफिशियल्स कंपनी के सिलेक्ट होते थे वो मेरिट बेस्ड होते थे, यानी कि सिफारशी काम नहीं था कोई भी। तो ये भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है प्लस पॉइंट था, जिसकी वजह से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी राइज करी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव की सबसे पहले, जिसको क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एक बार हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसने स्टार्ट की थी अपने करियर की एज अ क्लर्क, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क अपॉइंट हुआ था। और प्लासी में जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बैटल हुई थी, और इसमें जो है वो क्लाइव का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लाइव की विक्ट्री के बाद यहाँ से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में जो है वो पॉलिटिकली जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो कंट्रोल शुरू होती है। देन इसके बाद बैटल ऑफ बेदरा 1759, इसमें भी इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और डच को जो है वो एलिमिनेट किया भारत से। देन इसके टाइम पे जो इनिशिएटिव्स हुए, क्लाइव ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया जा सके। तो सबसे पहला इसने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें, इसने सैलरी और अलाउंसेस जो है वो मिलिट्री को टू द पॉइंट दिए हैं, और डबल सैलरी दी है, ताकि मिलिट्री जो है वो विद्रोह ना करे, कोई भी रिवोल्ट जो है वो हमें मिलिट्री यानी कि आर्म फोर्सेस में देखने को ना मिले। दूसरा इनिशिएटिव इसने पॉलिटिकल लगी, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसने करी है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765। ये 3 ट्रीटीज हुई थी, जिसमें जो है वो एम्परर के साथ की थी, नवाब ऑफ अवध के साथ की थी, और नवाब ऑफ बंगाल, जिससे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी और निजामत जो है वो राइट्स मिले हैं बंगाल के। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शन में इसने थोड़े बहुत सुधार किए, जिससे जो है वो करप्शन को जो है वो एड्रेस किया जा सके, जो करप्शन जो राइज कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में। एस्टेब्लिशमेंट करी ड्यूअल गवर्नमेंट की बंगाल में, जिसको हम कहते हैं दीवानी और निजामत। जब ये यहाँ पर इनडायरेक्ट रूल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एज अ किंग मेकर काम कर रही थी, यानी कि बंगाल के नवाब की अपॉइंटमेंट जो है वो किसने करी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी। जैसे पहले अपॉइंट किया था मीर जाफर को, देन फिर मीर कासिम को, फिर अगेन मीर जाफर को, इस तरह से। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, इनके थ्रू इसे कहते हैं किंग में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं यहाँ पर किंग मेकर। फिर उसके बाद दीवानी और निजामत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो पर्सनालिटीज आते हैं, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया रजा खान, ये नाम याद रखना है, रजा खान को अपॉइंट किया बंगाल के लिए। और राजा शितौब रॉय को अपॉइंट किया बिहार के लिए। बिहार और बंगाल के लिए 2 पर्सन को अपॉइंट किया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, रजा खान बंगाल, शिताब रॉय अपॉइंट किया बिहार के लिए। और लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना था वो हो रहा था अंडर
निज़ामुद्दौला, नाजिम उदौला, ये याद रखना, नाजिम उदौला के अंडर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा था। देन यानी कि इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है और फेस किसका है, इंडियंस का। यहाँ से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो स्ट्रांग होल्ड की बंगाल में। जब क्लाइव जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बना, या गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम भी इसको कहते हैं, फोर्ट विलियम जो है वो बंगाल कोलकाता को कहते हैं, ये याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो चैलेंजेस थे, सबसे पहला तो साउथ में अगर हम बात करें तो हैदर अली यहाँ पर राइज कर रहा था। दूसरा, मराठास जो है वो अपनी पावर आफ्टर जो पानीपत की लड़ाई हुई थी तीसरी, उसके बाद जो है वो मराठास यहाँ पर रीगेन कर रहे थे अपनी पावर अंडर माधवराव। 1761 में ये बैटल हुई थी पानीपत, जिसमें मराठास हारे थे। उसके बाद मराठास रिकवर कर रहे थे। हैदर अली की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो रखी है 1767 से लेकर 69, और यहाँ पर जो ट्रीटी हो रखी है उस ट्रीटी का नाम क्या है? कौन सी ट्रीटी हुई है 1769 में, जल्दी बताओ। विभोर, कौन सी ट्रीटी हुई थी? 1769 में। हाँ जी, 1767 टू 69 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, और इसका जो रिजल्ट था वो एक ट्रीटी थी। उस ट्रीटी का नाम क्या था? मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्योंकि मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, मैंने कहा था कि ग्रैंड अलाइन साइन करी किसने? हैदर अली ने, मैसूर ने, निजाम ने, हैदर अली ने और मराठा ने, इन तीनों ने साइन करी थी और अटैक किया था किसके ऊपर? आरकोट के ऊपर। लेकिन आरकोट यस पर सर। अटैक किया था, लेकिन करते ही उन्होंने प्लान चेंज कर दिया था, और हैदर अली ने क्या किया, इमीडिएटली प्लान चेंज कर दिया और मद्रास को घेर लिया था। तो इसलिए मैंने कहा था कि पढ़ लेना सारे के सारे। देन निज़ाम से यहाँ पर जो है वो, निज़ाम के साथ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पीस जो है वो क्लाइव के टाइम पे साइन करती है। और फ्रांस जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन पॉलिटिक्स में। फॉर एग्जांपल जो फ्रांस था, ये ऐड करता है किसको? पहले कोशिश करता है मराठा के साथ, और देन फिर उसके बाद मैसूर को, हैदर अली, टीपू सुल्तान। इन्हीं के टाइम पे यहाँ पर पंजाब में अगर हम बात करें कि क्लाइव के बाद जो शुरुआत होती है वो होती है पंजाब में मिसल पीरियड की, दैट इज महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर एक्टिव होते हैं। और महाराजा रंजीत सिंह कौन सी मिसल से बिलोंग करते थे? शुक्राचार्य। सुकर चकिया मिसल। चक्किया। हाँ, सुकर चकिया मिसल। वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इसके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्लाइव जो थे, क्लाइव जो है वो सिर्फ गवर्नर थे, ठीक है। लेकिन जो आपका वॉरेन हेस्टिंग जो बनते हैं 1773 में, यहाँ पर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। इन्हें जो है वो क्राउन अपॉइंट करता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये याद रखना, यहाँ पर जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट को हम अभी आगे समझते हैं कि ये है क्या। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी ने, मतलब कंपनी के जो यहाँ पर जब 1765 में पॉलिटिकली आपने कंट्रोल कर लिया बंगाल को, दैट मीन्स कंपनी के पास अपने खुद की टेरिटरी आ गई। तो यहाँ से क्राउन को ये लगा कि कंपनी मेरा एक छोटा सा पार्ट है, और वो एक टेरिटरी खुद की उसने अपनी एक अपना देश बनाना शुरू कर दिया है। तो इमीडिएटली यहाँ पर क्या होता है, कुछ और कारण भी इसमें साथ में होते हैं, प्लस साथ में क्या करते हैं वो, क्राउन क्या करता है, कंपनी को टेक ओवर करना शुरू कर देता है। कंपनी की जो एक्टिविटीज थी उसको रेगुलेट करना शुरू कर देता है, जो पहले प्राइवेट थी अब उसको रेगुलेट करना शुरू कर देता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में अभी। देन उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे दूसरा जो इवेंट हुआ है वो है पिट्स एक्ट 1784। एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट, जो डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू करी थी उसको एंड किया था 1772 में। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इसको भी हम पढ़ेंगे। नंद कुमार केस 1775 का, और रोहिला वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी हम कवर कर चुके हैं। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी 1784 में, विलियम जोन्स ने बनाई थी ये। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से पेपर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनी थी, और इसको बनाया किसने था? विलियम जोन्स ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर चलते हैं कि
ये जो वॉरेन हेस्टिंग जब बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इन्होंने कुछ मेजर्स लिए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मुन्नी बेगम को जो है वो अपॉइंट किया एज नवाब। अब ऐसा कहा जाता है कि जब मुन्नी बेगम को नवाब अपॉइंट किया बंगाल का, ठीक है, दैट मीन्स काइंड ऑफ अ किंग मेकर। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने जो है वो बहुत सारी जो ब्राइब ली थी, बहुत सारा पैसा लिया था मुन्नी बेगम से। नवाब, जब मुन्नी बेगम ने कहा कि मुझे नवाब बनना है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था कि मुझे इतना पैसा दे दो। हिस्टोरियंस ऐसा क्लेम करते हैं। टैकल टू करप्शन, मतलब टू करप्शन को रोकने के लिए, टू टैकल करप्शन, यहाँ पर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जो प्राइवेट ट्रेड थी उसको रोकने की कोशिश करी। कलकत्ता को जो है वो ब्रिटिश कैपिटल डिक्लेयर किया गया 1773 में ही, जो है वो कलकत्ता को ब्रिटिश कैपिटल कहा गया है। और ये स्टेटमेंट जो अभी रिसेंट में एक एग्जाम में थी भी। इम्प्रूव पुलिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। साथ में मैंने आपको बताया था 1765 में अवध से इलाहाबाद और कोरा ले लिया था, और किसको दे दिया था? शाह आलम सेकंड को। अब यहां पर क्या हुआ था कि इलाहाबाद और कोरा जो है वो अवध को जो है वो रिस्टोर कर दिया था, इन रिटर्न ऑफ कि अवध को जो है वो 50 लाख रुपए जो है वो देने पड़ेंगे कंपनी को। यानी कि कंपनी को अगर अवध जो है वो 50 लाख रुपए देगा, तो उसको जो है वो क्या होगा, अवध और कोरा जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा, दोबारा से अवध के पास आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो जमीन जो पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में किसको दी थी? शाह आलम को दी थी, वापिस ले ली अब। और वापिस लेने के लिए भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे लिए यहाँ पे। यहाँ पर नवाब के जो अलाइंसेस थे, जो आपका अवध का जो नवाब था और बंगाल का जो नवाब था, उसके जो अलाइंसेस थे उसको भी कम कर दिया, ताकि खर्चा जो है वो कम हो। इकोनॉमिक मेजर्स जो वॉरेन हेस्टिंग ने लिए, उसमें उसने रेवेन्यू कलेक्शन पर जो है वो काम किया, जिसके लिए उसने क्या किया? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। साथ में हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसने एक कलेक्टर को अपॉइंट किया। और कलेक्टर मतलब यूरोपियन पर्सन, दैट मीन्स यूरोपियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। कि जो डिस्ट्रिक्ट, जो पहले कलेक्टर कौन होते थे? इंडियन होते थे, जो नवाब्स वगैरह, या फिर अगर हम बात करें रजा खान होगा जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश कलेक्टर्स को अपॉइंट किया ईच डिस्ट्रिक्ट में। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूल जो है वो शुरुआत हो गई। यहाँ से ट्रेजरी जो मूव टू कलकत्ता, मतलब मुर्शिदाबाद जो वो बंगाल की कैपिटल थी, नवाब जो था वो मुर्शिदाबाद में था, तो जो ट्रेजरी थी वो वहां पर थी, उसको मूव कर दिया था कलकत्ता में। कहां पे? और कलकत्ता किसकी कैपिटल थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल थी। अबॉलिश किया था इसे सिस्टम दस्तखत का और फ्री पासिस का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तखत का मिसयूज कर रही थी, उसको अबॉलिश किया। कंपनी ऑफिशियल्स को कहा कि अब आप कंपनी की मोहर लगाकर ट्रेड नहीं कर सकते। साथ में प्राइवेट ट्रेड जो थी कंपनी की, उसको भी जो है वो इसने कंट्रोल किया। जुडिशियल मेजर्स की अगर हम बात करें, तो इसने क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग ने सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग कर दिए। सिविल कोर्ट में जो है वो कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो देख रहे थे सारा, मतलब सिविल, अगर केस सिविल से रिलेटेड कोई केसेस आ रहे हैं तो उसको सिविल कोर्ट में कलेक्टर देखेंगे। क्रिमिनल कोर्ट, जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे, वहां पर इंडियन जजेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंडियन जजेस जो है वो क्रिमिनल मैटर देखेंगे। प्लस एक बात ध्यान रखना कि ये जो मैटर है इंडियन जजेस यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ इंडियन सब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ भारतीय लोग ही जो है वो यहाँ क्रिमिनल कोर्ट में जो है ट्रायल किए जाएंगे। लॉज की अगर हम बात करें, कानून जो थे वो हिंदूज के लिए हिंदू, मतलब हिंदू लोगों के लिए हिंदू कानून थे, और मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम लॉज थे। अब इन दोनों से अपील के लिए, यहाँ पर सिविल कोर्ट से और क्रिमिनल कोर्ट से जो अपील के लिए थे, वो थे सदर निजामत अदालत, ठीक है। और यहाँ पर जो थे वो कलकत्ता में ही दो कोर्ट अपॉइंट किए थे, सदर दीवानी और सदर निजामत। निजामत और दीवानी ये दोनों जो है वो हायर थे। निजामत जो थी वो क्रिमिनल, जैसे आज के टाइम पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पर सिस्टम था। और सिविल के केस में थी आपकी दीवानी अदालत, जो प्रिसाइड करता था गवर्नर खुद अपने आप। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था 1774 में, टू ट्राई ब्रिटिश सब्जेक्ट। इंडियन सब्जेक्ट को ट्राई करने के लिए तो ये आपके कोर्ट हो गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट हो गया और सिविल कोर्ट हो गया। लेकिन जो ब्रिटिश सब्जेक्ट भारत में थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स भारत में रह रहे थे, उनको ट्राई करने के लिए यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में 1774 में। और इसके जो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे, दैट इज एलिजा एम्फे। ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर जिसके थ्रू जो है वो ये सारा सिस्टम किया गया, दैट इज आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट को इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या थे कि ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस हो गया? सबसे पहला तो है लोन डिमांड। ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रिक्वेंट वॉर लड़ रही थी, फॉर एग्जांपल मराठा वॉर, निज़ाम वॉर, ठीक है, निज़ाम के साथ जो है वो पीस प्लस कन्फ्लिक्ट चले थे उनके, प्लस मैसूर के साथ उनकी लड़ाई चली थी, मराठास के साथ उनके चैलेंजेस चले थे। तो इसकी वजह से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो घाटे में जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने वाली थी। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, क्राउन से पैसा मांगा। क्राउन से उन्होंने अराउंड 1 मिलियन पाउंड की डिमांड करी। अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं हम इसको कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो लोन की डिमांड करी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन ने कहा कि सर आपको तो सिर्फ लोन, आपको इतना ज़्यादा लोन क्यों चाहिए भाई, आप तो एक कंपनी हो। तो फिर जब उन्होंने जांच पड़ताल करी तो पता चला कि कंपनी जो है वो कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी है। तो पहला कारण तो ये था कि लोन डिमांड जो करी, फिर क्राउन ने भी कहा कि हम आपको इतना पैसा तो देंगे बट अब हम आपके अफेयर्स को रेगुलेट करेंगे ताकि जो है वो आप फिर से जो है वो करप्शन ना करें और हमारा जो पैसा है वो डूब ना जाए। दूसरा फ्रिक्वेंट वॉर्स की जो लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान भी हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था। तीसरा इंपॉर्टेंट था फेमाइन ऑफ बंगाल। फेमाइन, ये जो 1770 में जो फेमाइन हुई थी बंगाल में, बंगाल, अवध, उड़ीसा ये वाले रीजन में, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई मेजर ही नहीं लिया जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे इस फेमाइन में। दूसरा टेरिटोरियल कंट्रोल जो है वो इंक्रीज हो गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे पूरा कब्जा कर लिया था। तो अब एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्राउन को ये लगा कि कंपनी जो खुद करप्ट हो चुकी है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकती, इसलिए यहाँ से जो है वो क्राउन ने किया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा, प्रेशर बाय द अदर यूरोपियंस। देखो 1600 में जो है वो एक 1600 जब 1600 में मोनोपोली दी थी 15 साल की, चार्टर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ट्रेड करो, आपको कोई भी जो है वो कंपटीशन यूरोप से नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी 17th सेंचुरी 17-18 सेंचुरी थी, यहाँ पर जो देखते हैं आप, यहाँ पर ब्रिटेन में देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में तो इसकी वजह से सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं 100 बिजनेसमैन खड़े हो गए ब्रिटेन में। उन्होंने भी कहा कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करना है, अब आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये स्पेशल ट्रेड दे रखी है इसको हटाओ, अब हमें भी परमिशन चाहिए। तो इसलिए भी जो है उन्होंने प्रेशर बनाया और क्राउन ने फिर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। इसका कारण ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे जब वो ब्रिटेन में जाते थे तो वहाँ पर वो सामान बेचते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो इससे जो वहाँ के जो लोकल जो बिजनेसमैन थे ब्रिटेन के, उन्हें जो है वो बहुत इफेक्ट पड़ता था। तो वो ये सोचते थे कि हमें भी जो ये प्रॉफिट ईस्ट से हो रहा है हमें भी ये प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्राउन पर प्रेशर बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करवाया। फीचर्स की अगर हम बात करें कि ये जो एक्ट था इसके फीचर्स क्या थे, तो सबसे पहला फीचर ये था कि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई। रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक बॉडी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो रेगुलेट करे। तो इसमें अपॉइंट हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को रेगुलेट करेंगे और ये इसमें जो हर एक डायरेक्टर था उसकी जो टर्म थी वो थी 4 साल की। सॉरी, पहले वो 1 साल की थी, उसको बाद उसको फिर 4 साल का कर दिया गया। इनिशियली इट वाज 1 ईयर एंड देन उसके बाद जो है वो इसको 4 साल कर दिया गया। यहाँ पे जो है वो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम जो है वो नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसमें आपके वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंट हुए, प्लस साथ में वॉरेन हेस्टिंग को जो है वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई कि ये वॉरेन हेस्टिंग अकेले डिसीजन नहीं लेगा, जो भी डिसीजन लेना है वो वोट के थ्रू लेंगे और उसमें जो है वो 4 मेंबर होते हैं। जो वॉरेन हेस्टिंग की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें 4 मेंबर होते हैं और इसमें जो है वो डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी वोट के साथ लिया जाता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं काइंड ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एक तरह से, लाइक कि यहाँ पर डिसीजन जो है वो आप किस तरह से ले रहे हो, मेजॉरिटी वोट के साथ ले रहे हो। और यहाँ पर गवर्नर जनरल के पास जो थी वो कास्टिंग वोट जो थी वो फैसिलिटी यहाँ पर जो है वो गवर्नर जनरल के पास थी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो केस में जो है वो 2 पर्सन्स ने एक को वोट किया, 2 पर्सन्स ने एक को किया, तो एक डेडलॉक बन गया। तो इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जो है वो गवर्नर जनरल के पास जो है वो कास्टिंग वोट थी। ये कास्टिंग वोट आज भी जो है वो हमारी पार्लियामेंट का पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसमें स्पीकर और जो है वो आपका राज्यसभा का जो एक्स ऑफिस राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके पास एक कास्टिंग वोट की पावर होती है।
देन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया, इसके चीफ जस्टिस एंड 3 सीनियर मोस्ट जज, यानी कि 3 जज थे और एक चीफ जस्टिस, एलिजा एम्फे 1774, टू ट्राई यूरोपियन जजेस। इसके बाद यहाँ से प्रिवेंटेड सर्वेंट फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट और एनी काइंड ऑफ कैश, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश सर्वेंट्स थे जिन्हें गिफ्ट वगैरह मिलते थे, कैश मिलता था, प्राइज मिलता था राजाओं के थ्रू, राजाओं के द्वारा, उन्हें मना किया कि वो चीज़ आप वो सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्राइब, तो मतलब आप ब्राइब ले रहे हो। इसके बाद इनके टाइम पे दूसरा एक्ट भी एक जो आया वो आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट जो है वो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो हम इनको यहीं पढ़ लेंगे, तो पॉलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर बार एक ना एक एक्ट पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो इनके फीचर्स जो है वो याद करो। और इनके फीचर्स जो है वो, जैसे अभी हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, आपको याद करना है और याद करके बिना देखे लिखना है, और फिर बिना देखे लिखकर जो है वो आपको ग्रुप में सेंड करना है। और कल शाम को क्लास से पहले जो है वो 2 एक्ट हम पढ़ेंगे, इनके जो है वो सेंड हो जाने चाहिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की अगर हम बात करें, तो जो ये एक्ट है पिट्स के नाम पे पड़ा है, तो पिट्स जो था वो यंगर पीएम ऑफ इंग्लैंड। ये पिट्स जो था मतलब यंगर पीएम, पिट्स द यंगर इसका नाम था, पिट्स द यंगर, ये पीएम था इंग्लैंड का जो ये एक्ट लेकर आया था। इस एक्ट के अंडर जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ। अब देखो, एक बॉडी थी पहले कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ये जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल थी ये क्या देखेगी अब, कमर्शियल फंक्शन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल फंक्शंस होंगे वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। इसको सी से याद कर लो, सी से कोर्ट और सी से कमर्शियल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया 1784 में, ये देखेगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कंपनी में किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं अपॉइंट करना है। साथ में यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें जो है वो पहले 4 मेंबर्स थे, अब उसमें जो है वो 3 मेंबर्स कर दिए गए। प्लस एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लेना एचएस का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। कंपनी के पोजेशंस को पहली बार ब्रिटिश टेरिटरी कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये 5 वर्ड्स में जो लिखी गई ये लाइन है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछी गई है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये जो इसमें कहा गया है कंपनीज पोजेशन नाउ कॉल्ड एज ब्रिटिश टेरिटरीज, पहली बार कहा गया था। दैट मींस क्राउन रूल जो है वो शुरुआत हो गई। तो देखो, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल अफेयर्स, ओनली कमर्शियल, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए भारत आई थी, लेकिन 1784 में उन्होंने ये बता दिया क्लियरली कि कंपनीज पोजेशन, की कंपनी का जितना कंट्रोल है नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके टाइम पे हुआ, दैट इज रोहिला वॉर 1774। जो रोहिला था, रोहिलखंड जो रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये। यहां पर जो रूलर था, इस रूलर का नाम याद रखना, हाफिज रहमत खान। अब इसकी कहानी ये है कि ये रहा बंगाल, ठीक है, ये रहा अवध, और अवध के साथ यहां पर था रोहिलखंड, छोटा सा एक राज्य। ये रे मराठा, मराठा जो है वो एक्सपैंड कर रहे थे, मराठा से अटैक कर रहे थे। तो अवध को ना ये डर था कि मराठा जो है वो रोहिलखंड पर जब अटैक करेंगे, या मराठा जब मराठा जब है अवध पर अटैक करेंगे, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो रोहिलखंड है ये सपोर्ट करे मराठा को अगेंस्ट जो है वो अवध। ये डर था, अब ये डर था, ठीक है। तो अवध ने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि सर मुझे ये लग रहा है कि जब मराठा अगर अटैक करते हैं तो ये रोहिला खंड जो है वो हेल्प कर सकता है मराठा की। लेकिन जो हाफिज था, इसको ये खबर नहीं थी, हाफिज अपने मजे से रूल कर रहा था। यहां से वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, बंगाल से जो है वो आर्मी भेजते हैं और रोहिलखंड को कैप्चर कर लेते हैं, इस डर से कि रोहिलखंड जो है वो कहीं सच में जो है वो मराठा की हेल्प ना कर दे अगेंस्ट अवध। और यहां पर जो है वो रोहिलखंड को डिफीट करके जो है वो इसमें ही जो है वो पार्ट बना देते हैं अवध का। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो डिसीजन था इसको कंडेम्ड किया गया, कि जो वॉरेन हेस्टिंग का डिसीजन था उसको कंडेम्ड किया गया। क्यों? क्योंकि मराठा ने अटैक ही नहीं किया, वो तो अवध को सिर्फ डर लग रहा था, लेकिन मराठा ने अटैक ही नहीं किया, तो फालतू में ही जो है वो इतना खर्चा हो गया।
फालतू में ही जो है वो बंगाल से आर्मी भेजी, कितना खर्चा उठाना पड़ा, तो इसलिए जो है वो वॉरेन हेस्टिंग का जो ये डिसीजन था उसको जो है कंडेम्ड किया जाता है। देन इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की अगर हम बात करें, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको जो है वो अप्लाई किया था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब वॉरेन हेस्टिंग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो गवर्नर बने, तो उस टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट पावर्स थी, मैसूर, मराठा और साथ में डर था अब्दाली के इन्वेजन का। तो इसलिए अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके साइड का जो एरिया था उसको उन्होंने क्या किया, बफर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस मतलब क्या है कि कंपनी के जो बाहर की जो जगहें हैं, बाहर की जो राज्य है, उनके साथ दोस्ती कर लो, उनको बोलो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है। जैसा फॉर एग्जांपल अवध के साथ किया था इन्होंने, जैसा ये बंगाल है और ये अवध, अब पता था कि वहां से अब्दाली अटैक कर रहा है, तो उन्होंने अवध को एनेक्स नहीं किया और अवध के साथ क्या किया, ट्रीटी साइन कर ली। तो मतलब अगर अटैक करता है तो अवध पर अटैक होगा, तो उतने में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को समय मिल जाएगा लड़ने की तैयारी करने के लिए। तो इसलिए इस पॉलिसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जिसमें कंपनी के बाहर का जो एरिया है उसको एज अ बफर यूज करना। इसके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसका जो रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब ये मैं नहीं करवाऊंगा, एक बार कवर कर चुके हैं हम इसे। ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी 1775 में, ट्रीटी ऑफ पुरांदर हुई थी 1776 में और ट्रीटी ऑफ वेदगांव हुई थी 1779 में। इसके बाद जो फाइनल ट्रीटी हुई थी वो हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई है 1780 से लेकर 84, जिसमें हैदर अली की डेथ हुई थी 1782 में ड्यू टू द कैंसर, और फाइनली यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी 1784 में। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो केस है नंद कुमार केस 1775। नंद कुमार जो था वो एक दीवान था, रेवेन्यू ऑफिशियल था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसने क्या कहा, इसने कहा कि वॉरेन हेस्टिंग ने ब्राइब लिया मुन्नी बेगम से, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस साथ में जो सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट, जो उसने क्या किया कि वो दो जो कलकत्ता में जो एलिजा एम्फे थे वो वॉरेन हेस्टिंग के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इन दोनों ने क्या किया, प्लान किया और किसको फंसा दिया, नंद कुमार को ही फंसा दिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंद कुमार फर्स्ट इंडियन थे जिनको ब्रिटिशर्स ने फांसी दी है 1775 में, ठीक है। और इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग की जो है वो इम्पीचमेंट भी हो रखी है। वॉरेन हेस्टिंग के डिसीजंस लाइक उन्होंने ब्राइब लिया था मुन्नी बेगम से, पहला पॉइंट। दूसरा ये नंद कुमार केस वाला जो था, और तीसरा रोहिला खंड वाली वॉर थी। इन तीनों के लिए जो वो इसको इम्पीच कर दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनके टाइम पे बनी है 1784 में, विलियम जोन्स ने बनाई है। ये अलाइड में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को कल ये सारे याद चाहिए, बाय हुक एंड बाय ग्रुप, तभी मैं आगे का पढ़ाऊंगा, वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर विलियम जोन्स यहाँ पर बात करें जिन्होंने बनाई थी, इन्होंने जो है वो कारण इसका था ओरिएंटल जो है वो स्टडीज़ के लिए। ओरिएंटल रिसर्च की अगर हम बात करें, जो एशिया में जो लैंग्वेज कल्चर को जो स्टडी किया जाता था, दैट इज़ ओरिएंटल रिसर्च, उसको ओरिएंटल रिसर्च कहते थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो 1829 में इसमें इलेक्ट हुए थे। तो ये फैक्ट आपको बहुत रेयर कहीं किसी बुक में मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए आपका काम सिर्फ याद करने का है, तो मुझे कल ये सारे याद चाहिए। 1829 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इलेक्ट हुए हैं। और विलियम जोन्स की अगर हम बात करें, जो उसने काम किए हैं, जिसमें उसने संस्कृत से जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है, तो सबसे पहले कालिदास का एक जो प्ले था अभिजनम शकुंतलम, अभिजना शकुंतलम, ये जो प्ले था कालिदास का, जो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ऋतु संहारा जो ये प्ले था, किसका, ये ऋतु संहारा किसका प्ले था, ऋतु संहार? सर नो आइडिया। नो आइडिया, तो ये कोई था ही नहीं मैम। ऋतु हाँ सर संहार, नो आइडिया। रुडाली मैम, ऋतु संहार किसका था, मैंने पढ़ाया भी था ये। सर रुडाली मैम नहीं है क्लास में, सिर्फ विभोर और मैं हूँ। मुझे तो ये आइडिया भी नहीं है, मैंने तो नाम भी पहली बार ही सुना। जो ये ऋतु संहार था ये भी कालिदास का ही था, ठीक है। इसलिए मैं इसको करता, ये भी कालिदास का था, ये याद रखना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो जयदेवास गीता गोविंदा, इसको भी जो है वो ट्रांसलेट किया था। भागवत गीता को ट्रांसलेट किया था चार्ल्स वॉकिंस ने, ये अलाइड में क्वेश्चन आ रखा है। और हितोपदेश ये भी चार्ल्स वॉकिन ने किया है। और योगा वशिष्ठा, ये
जॉन शोर ने किया है ट्रांसलेट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से लेकर 1793। और इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जिसमें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसकी जो ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस कोड ये लेकर आए थे और सिस्टम ऑफ यूरोपनाइजेशन। तो कॉर्नवालिस कोड और यूरोपनाइजेशन ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट और भी है, प्लस साथ में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। तो जिसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें इन्होंने दरोगा सिस्टम को जो है वो प्रमोट किया। सैलरी जो है वो कलेक्टर्स को इन्होंने दी, एक फिक्स सैलरी जो है उन्होंने कलेक्टर्स को दी जो थी 1500 रुपये। 1500 जो है उन्होंने सैलरी दी और ये सैलरी देने का मतलब हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। कॉर्नवालिस को जो है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज अगर हम बात करें। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर जो है वो मॉडर्न सिस्टम जो हमारा अभी टाइम पे जो सिविल सर्विसेज है उसको जो है वो इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, इंप्लीमेंट किया है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है एक तरह से। तो फादर ऑफ इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज इन्हें कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव करते थे और इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन दोनों की पोस्ट को जो है वो सेपरेट किया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर्स थे उनका काम रहेगा रेवेन्यू कलेक्शन का और जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। जिसमें जुडिशियल में अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर थे पोस्ट सेपरेट हो गई। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज किया जिसमें सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत ये जो है वो टॉप कोर्ट जो थी अपील के इसको प्रिसाइड करेगा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है वो इसको प्रिसाइड करेगी। साथ में अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो एक यूरोपियन होगा। डिस्ट्रिक्ट जज एक यूरोपियन, पहले भी हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूरोपियन था, अब हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट जज भी जो है वो यूरोपियन होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो लोअर जज होंगे वो इंडियन होंगे। कानून की अगर हम बात करें तो हिंदू और मुस्लिम सिविल के केस में अगर हम बात करें कि सिविल जो अगर केसेस आते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो कानून होंगे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग होंगे, यानी कि हिंदू के लिए हिंदू कानून, मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून। और क्रिमिनल में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्रिमिनल केसेस में हिंदूज के लिए भी मुस्लिम कानून को फॉलो किया जाएगा और मुस्लिम्स के लिए तो मुस्लिम कानून ही रहेंगे। तो यानी कि मुस्लिम लॉज फॉर इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस। परमानेंट सेटलमेंट की अगर हम बात करें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की 1793 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मेजर है, रेवेन्यू रिगार्डिंग द जमींदारी सिस्टम भी इसको कहते हैं। और ये मोस्ट प्रिवेलेंट मतलब ये कहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है वह इम्प्लीमेंट करी, इंट्रोड्यूस करी। और इसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है जिसमें जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ज़मींदार को अपॉइंट किया और ज़मींदार जो है वो इंटरमीडिएट का काम करेंगे बिटवीन पीजेंट एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या क्राउन रूल की अगर हम बात करें उस टाइम पे। तो यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो है वो ज़मींदार को जब दिया गया तो उन्हें कहा गया कि आपको 10/11 यानी कि 89% रेवेन्यू जो कलेक्ट करोगे मतलब आप जो क्या करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करोगे और रेस्ट जो बचता है 11% उसको आप अपने पास रख लोगे। तो यहाँ पर इस सिस्टम को कहा जाता है एक्सप्लॉइटिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि ज़मींदारी जो है अब इसमें कुछ प्रोविजंस थे कि जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर कोई अपनी ज़मींदारी नहीं दे पाता है तो उस केस में क्या होता था कि जो उस ज़मींदार के पास जो ज़मीन थी वो टेक ओवर कर ली जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी। तो इससे ज़मींदारों को क्या था कि अपनी जो ज़मींदारी खोने का डर था, तो इसलिए वो क्या करते थे मैक्स ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं पीजेंट से, ताकि उन्हें जो है वो अगर पीजेंट जो है वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहा है तब भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू पे कर दे। तो इसकी वजह से जो है वो प्रोस्पेरिटी जो है वो सोसाइटी में ख़त्म होती है। और वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग, जो सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग हम आगे पढ़ेंगे उनके लिए जो है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसकी वजह से भी जो है वो क्राइसिस जो है वो सोसाइटी में रेज्ड हुए, जिसकी वजह से हम जो है वो रिविलियंस देखते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एज वेल एज जमींदार्स। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो रोल प्ले किया है वो प्ले किया है सर जॉन शोर ने। सर जॉन शोर वॉज द पर्सनैलिटी जिसने जो है वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो दिस इज अबाउट द वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, इनके बारे में कल पढ़ लेना। कल जो है वो सबसे पहले इनको क्लास में सुना जाएगा।